वेलकम टू फिजी टॉक्स। एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके लिए लेकर के एक नया टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करेंगे। और देखिए, मेनली 3 एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में थी, जैसे वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो 3rd नंबर वाला अभी है वो इस समय सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। जब सिलेबस में इंट्रोड्यूस होगा तो मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल आज हम लोग 2 एप्लीकेशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में हर साल इस एप्लीकेशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला एप्लीकेशन करते हैं। और फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinitely long state charged wire। यानी कि हमें क्या करना है, एक लॉन्ग स्टेट वायर लेना है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग स्टेट वायर है, ये लॉन्ग स्टेट वायर है और ये जो स्टेट वायर है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इतना ज्यादा लॉन्ग है कि हम इसकी लेंथ नहीं मेजर कर सकते, ऐसा आप सपोज कर लीजिए। यू हैव टू सपोज an infinitely long straight wire। ठीक, तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसको हमने नीचे यहाँ डॉटेड कर दिया। डॉटेड करने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ये वायर बहुत लंबी जा रहा है। अब इस वायर को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। यूनिफॉर्मली चार्ज करने से क्या होगा कि ये जो हमारे चार्जेस हैं ये इक्वी डिस्टेंस पर प्लेस्ड हो जाएंगे और इक्वी डिस्टेंस पर प्लेस्ड होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो भी हमें ठीक तरह से मालूम हो जाएगी। फिलहाल ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है और अब इस वायर से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट हमने सपोज कर लिया। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। हमारा एम क्या है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P which is r डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम दिस वायर। ओके, ये हमारा मकसद है और इस मकसद को हम लोग पूरा करेंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक, चलिए, तो अब आपने कहा कि गॉस थ्योरम जब हम पढ़ते थे तो गॉस लॉ में हमें यह बताया गया कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। लेकिन यहां पर ना तो चार्ज इनक्लोज है और ना ही पॉइंट इनक्लोज है, तो हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ की मदद से? तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट लेंथ पर चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं Q अपॉन L। यूनिट लेंथ पर चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं Q/L। तो देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और गॉस लॉ लगाना है। यहां पर कोई भी सरफेस बना नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एक क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे। ठीक, उस क्लोज सरफेस में भी हम लोग एक सिलेंडर सपोज कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए और आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल जाए। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर बनाया, इमेजिनरी सिलेंडर बनाया ये, और इस सिलेंडर से हमने इस तरह से ये सिलेंडर ड्रॉ किया और इस सिलेंडर को इस तरह से हमने ड्रॉ किया है कि इस सिलेंडर से हमारा ये पॉइंट पास हो, यानी कि इस पॉइंट से पास होने वाला एक सिलेंडर ड्रॉ किया गया। ठीक, मान लेते हैं कि इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो L है। लेंथ कितनी है? L है। इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो R है। अब आप देखेंगे कि इस सिलेंडर पर 3 फेस हैं। 3 फेस मतलब एक ऊपर का फेस, एक नीचे का फेस और एक ऐसे चारों तरफ कर्व्ड सरफेस। तो
आपने कहा दिस इज द फेस नंबर 1, और ये जो कर्व सरफेस होता है इसको हम बोल दिए सरफेस नंबर 2, और नीचे वाला जो सरफेस है ऐसे सर्कल वाला, इसको हमने बोला सरफेस नंबर 3। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या है कि क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यू आर राइट। लेकिन अभी हम ट्रेडिशनल फ्लक्स से चलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हमने नॉर्मल डेफिनेशन देखी थी उससे पहले हम आगे बढ़ेंगे। तो बताइए कि यहाँ पर इस गोल वाले सर्कल पर पहले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, चूंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि ऊपर वाले सरफेस पर, अपर सरफेस पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब हम अगर इस सरफेस का एक ds ले लें तो ds की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, तो इसका मतलब ds ऊपर की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यानी कि दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और 90 डिग्री है अगर तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है। तो इस cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो अगर हम नॉर्मल तौर पर फ्लक्स निकालें केवल और केवल इस स्पेस के लिए, इस ऊपर वाले सर्कल के लिए, केवल फ्लक्स निकाला जाए तो phi1 मतलब पहले फेज से निकलने वाला फ्लक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds cos थीटा होता है। cos थीटा के जगह हम यहाँ लिख रहे हैं E ds cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए इस ऊपर वाले फेज से निकलने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ऊपर वाले फेज से निकलने वाला नेट फ्लक्स 0, phi1 क्या आया, 0 आया। अब आप चलिए इस पर, अब हमने ये जो कर्व सरफेस है, सिलेंडर का कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पर आपने एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होती है, बाहर के तरफ, और ds की डायरेक्शन भी किधर, बाहर के तरफ, और दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होने के वजह से थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, और अगर हम इस कर्व सरफेस का फ्लक्स निकालें तो हमें फ्लक्स निकलेगा phi2, और phi2 होगा इंटीग्रेशन E ds cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन E ds, phi2 की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन E ds। अब आप नीचे वाले सरफेस पर आइए, 3 नंबर के सरफेस पर। अगर आप 3 नंबर के सरफेस पे देखें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ds की डायरेक्शन नीचे की तरफ, और ये बना 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री बन गया तो आपको इस नंबर 3 वाले सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या मिलेगा, phi3 आपको 0 मिल जाएगा। पहले सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स 0, दूसरे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स इंटीग्रेशन E ds, तीसरे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स 0। अब आपने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सरफेस को मिला दिया तो आपका मिला नेट फ्लक्स, फाइनेट बराबर पहले वाले से निकलने वाला फ्लक्स पहले सरफेस से, प्लस phi2 दूसरे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, प्लस phi3 तीसरे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स। अब आप इसकी वैल्यूज को पुट करिए, बताइए phi1 कितना है, 0, phi2 कितना है, इंटीग्रेशन E ds, phi3 कितना है, 0, और ये किसके बराबर है, फाइनेट के बराबर। ठीक है, फाइनेट बराबर इंटीग्रेशन E ds। क्लियर हो गई बात। अब आप क्या करिए, E को बाहर निकाल दीजिए और इंटीग्रेशन ds लिख दीजिए। इंटीग्रेशन ds, माय डियर स्टूडेंट, आपने कर्व सरफेस पर फ्लक्स देखा है। कर्व सरफेस, किसी भी सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होता है वो होता है 2 पाई RL। तो यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन ds के जगह क्या लिखने वाले हैं, 2 पाई RL। तो माय डियर स्टूडेंट, फाइनेट इज इक्वल टू E इनटू 2 पाई RL हो जाएगा। इंटीग्रेशन ds का मतलब पूरा सरफेस एरिया, और पूरा सरफेस एरिया तो हम लोग तो केवल और केवल कर्व सरफेस ले रहे हैं, तो सिलेंडर का कर्व्ड एरिया होता है 2 पाई RL।
अब यहाँ पर फाइनाइट देखिए, अब यहाँ पर लगाएंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ ने क्या कहा था कि फाइनाइट नेट फ्लक्स बराबर है किसके, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल। बोलिए यहां तक बात समझ में आ गई सबको? अगर आ गई तो इधर देखिए, लैम्डा बराबर आप क्या जानते हैं, लैम्डा बराबर जानते हैं Q बाई एल, तो Q बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू एल होगा। ठीक, अब वहां पर Q की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू एल, यहां पर Q की जगह हम लोग लैम्डा इंटू एल पुट करेंगे। क्लियर हो गई? चलिए तो हम क्या करें, जगह तो खत्म हो गई, तो यहाँ पर थोड़ा से सॉल्व करते हैं। इस जगह थोड़ा से देखिएगा, उसको हम प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पर हमें मिला था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। देखिए Q की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, लैम्डा इंटू एल। Q की जगह लिखा गया लैम्डा इंटू एल एप्सिलॉन नॉट E इंटू 2 पाई आर एल। देखिए एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, और E की वैल्यू हमें मिलेगी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, लैम्डा अपॉन आर। देखिए ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू P पॉइंट पर कितनी होगी, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर होगी। और अगर हम इसको और अपडेटेड फॉर्मूले में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर होती है। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको एकदम आसान तरीके से पता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू दी होगी, आर की वैल्यू दी होगी, वैल्यू पुट करेंगे और फटाफट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये है पहली एप्लीकेशन गॉस लॉ की। मैं बहुत जल्दी बता दिया, आराम से आप लोग देखिए इस वीडियो को और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहले एक फेज का निकालेंगे, फिर दूसरे फेज का, फिर तीसरे फेज का, तीनों के फ्लक्स को जोड़ देंगे, फाइनाइट आ जाएगा। फाइनाइट में Q बाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे और फिर उसके बाद Q की जगह लैम्डा इंटू एल रखेंगे और यहाँ हमें वैल्यूज मिलती जाएगी। अब आपकी बात ये होगी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नहीं, ऑब्वियसली आपको पता है, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। वो आप डिसाइड करना आपको क्या लगाना है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एकदम यही होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के वजह से कोई पॉइंट हमने वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, हम वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस मेथड। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन पर। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से, बहुत आसान है बेटा। इस सेकंड एप्लीकेशन करते हैं और ये सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट है और वो प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज है। उस प्लेन शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर कितनी जनरेट होगी ये हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक प्लेन शीट। ये हमने एक प्लेन शीट बना ली। क्लियर? और इस शीट को थोड़ा से और अच्छा करते हैं, रुकिए ठीक से बना नहीं है, मैं इसको और अच्छा कर देता हूं, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। देखिए मैंने ये एक प्लेन शीट बनाई, ये, और ये जो प्लेन शीट है माय डियर स्टूडेंट, ये यूनिफॉर्मली लॉन्ग है, यूनिफॉर्म है, मतलब इनफाइनाइट, यूनिफॉर्मली चार्ज है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब हमने क्या किया कि इस प्लेन शीट को हमने चार्ज कर दिया। ये हमने प्लेन शीट निकाली और इस प्लेन शीट को हमने क्या कर दिया माय डियर स्टूडेंट? चार्ज कर दिया। ठीक है, जब हमने इसको चार्ज कर दिया, किस तरह से चार्ज किया? यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। सो वी हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट। इसकी लेंथ और ब्रेथ इनफाइनाइट है।
इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज कर लेते हैं कि सिग्मा है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू होगा Q बाई A, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। इस इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की वजह से पर्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है, और इस पॉइंट P की शीट से डिस्टेंस लेट सपोज कि R है, R मान लेते हैं। दैट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is R distance away from the sheet। कैसे निकालेंगे, एंड यू हैव आल्सो अप्लाइड गॉस लॉ, और आपको गॉस लॉ भी लगाना है। कैसे लगाएंगे, देखिए गॉस लॉ लगाने का सिंपल सा मकसद है कि अगर चार्ज हमारा क्लोज नहीं है तो इसको क्लोज करो, तो ये जो हमारा चार्ज है ये किसी भी तरह से अभी क्लोज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्लोज करने के लिए अगेन एक सिलेंडर बनाएंगे। जैसे इसके पहले हम लोग वायर वाले में सिलेंडर बनाए थे, लेकिन उस सिलेंडर को हमने वर्टिकली रखा था। अब हम जो सिलेंडर बनाने जा रहे हैं, अब हम जो गॉसियन सरफेस बनाने जा रहे हैं उसको हम हॉरिजॉन्टली रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिलेंडर ड्रॉ किया कि अब ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा से इस तरह से देखते हैं। ये हमने एक सिलेंडर ड्रॉ किया, सपोज कर लेते हैं एक सिलेंडर है, ठीक है, ये हमने एक सिलेंडर बना दिया, बड़ा सिलेंडर बन गया है भैया, इधर की तरफ थोड़ा छोटा करते हैं, ये सिलेंडर बन गया। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, सिलेंडर के 3 फेस, फेस नंबर 1 ये सर्कल वाला, फेस नंबर 2 ये कर्व सरफेस, और फेस नंबर 3 ये वाला सरफेस। 3 सरफेस आपने डिसाइड कर दिए कि ये हमारे सरफेस हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ये हमने थोड़ा सा इसको एरिया को इसको बड़ा कर दिया, और यहाँ पर हमने पॉइंट रख दिया, पॉइंट की डिस्टेंस R, ठीक है। अब देखो सुनो, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है कैपिटल R, और ये जो है इसका रेडियस है स्मॉल r। इस सर्कुलर पार्ट का, ये जो सर्कुलर पार्ट कह रहे हैं, सॉरी सर्कुलर एरिया का जो रेडियस है वो R है। अब आइए 1 बाय 1 हम लोग अलग अलग फेस का से जाने वाला नेट फ्लक्स निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पहले वाले सरफेस पर देखिएगा, पहले वाले सरफेस पर देखिए ये है शीट और ऐसे सिलेंडर है, तो शीट पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, यानी कि इस सर्कल में देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन, और अगर हम यहाँ इसका ds देखें तो ds भी इसी डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में ds एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब इसी तरह से अगर आप फ्लक्स निकालते हैं φ1, यानी कि पहले वाले सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, ये होगा इंटीग्रेशन E ds, ठीक है। अब ये E को हम बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन ds कर देंगे। इंटीग्रेशन ds का मतलब होता है ds का, जैसे आपने इस पे छोटा सा टुकड़ा लिया, इसको हमने ds का पूरा एरिया, इस सर्कल का पूरा एरिया क्या होगा, इस सर्कल का पूरा एरिया होगा पाई r स्क्वायर, और सब लेट सपोज कि इसका एरिया हमने a कह दिया और दोनों एरिया सेम है, इसका भी एरिया हमने a कह दिया, तो पाई r स्क्वायर की जगह हम a लिखेंगे, तो यानी कि φ1 आ जाएगा EA, यानी कि केवल और केवल इस सर्कुलर सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या है, EA है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है गोलाई वाला सरफेस, तो गोलाई वाले सरफेस में देखिए मान लेते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ds ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों के बीच एंगल बनेगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है माय डियर स्टूडेंट, तो फ्लक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से आप तीसरे सरफेस का निकालिए, ये जो थर्ड सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बाहर की तरफ और ds भी बाहर की तरफ, दोनों के बीच एंगल बना थीटा बराबर 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। φ3 यानी कि तीसरे वाले सरफेस से लिंक फ्लक्स इंटीग्रेशन E ds cos 0 डिग्री,
cos 0 की वैल्यू 1, इंटीग्रेशन ds, e बाहर, इंटीग्रेशन ds, इंटीग्रेशन ds का मतलब एरिया ऑफ द सरफेस, फाई 3 आपका कितना आ गया, EA आ गया, फाई 3 कितना आ गया, EA आ गया। यानी कि पूरे सिलेंडर का आपने एक एक सरफेस की आपने एनालिसिस कर ली। अब आपने कहा पूरे कंप्लीट सिलेंडर से नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, तो आपने कहा कंप्लीट सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है फाई नेट, ये बराबर होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 के। अब फाई 1 की वैल्यू कितनी आपने निकाली, EA, फाई 2 की वैल्यू 0, फाई 3 की वैल्यू EA, और ये हो गया फाई नेट, यानी कि फाई नेट बराबर हो गया 2EA। फाई नेट गॉस अब लगाइए, यहां पर गॉस को अप्लाई करिए, और गॉस ने कहा कि फाई नेट बराबर होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यहां पर आप फाई नेट की जगह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA, यानी कि E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट A। देखिए E को अकेला हमने कर दिया क्योंकि E की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है, तो E इज इक्वल टू, अब ये बताइए कि Q बाई A को हम लोग क्या कहते हैं, Q अपॉन A को सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर Q बाई A की जगह सिग्मा रखेंगे और ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, क्या आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर सिग्मा क्या है, शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो ये आपका सेकंड नंबर का एप्लीकेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम ये जो फार्मूला हमारा आया है, इस फार्मूले को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया। अब हम लोग इस फार्मूले को देखते हैं कि इसके एनालिसिस कैसे करेंगे। जो हमने फार्मूला निकाला कि जैसे हमारे पास कोई शीट है और ये शीट यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इस शीट से कोई पॉइंट हमने ले लिया P जो कि r डिस्टेंस दूर है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। यानी कि शीट के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कहीं भी R का टर्म आया है, R मतलब पॉइंट की डिस्टेंस, ये वाला R, क्या कहीं ये टर्म आया है इस फार्मूले में, नहीं आया। इस फार्मूले में केवल और केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला टर्म आया है। अब ये बताओ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का टर्म है, तो क्या यहां पर एक सवाल में अगर आपको पूछूं तो क्या ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया, इस सवाल से आपको पता चल जाएगा। देखिए जैसे मैंने एक शीट बनाया, ठीक, और ये हमने कहा कि इस शीट से यहाँ पर एक 2 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। फिर हमने कहा इस शीट से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है P डैश, बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। फिर हमने कहा कि बताइए इस तरफ 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो भी आप कहेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। यानी कि शीट के कारण जनरेट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। पॉइंट की पोजीशन कुछ भी हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी शीट के पास। और इसका रीजन भी क्या है? इसका रीजन ये है कि हमने शीट को यूनिफॉर्मली चार्ज और इनफाइनाइट लॉन्ग माना है। ये हमारी शीट इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इस वजह से उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस पर, पॉइंट की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। ये मुझे आपको बताना था, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट यहां से ये क्लियर हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, डायरेक्शन क्या होगी भाई? पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ, निगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अंदर की तरफ। क्लियर? चलिए एक सवाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास दो शीट है, एक शीट है ये और एक शीट है ये, दो शीट है और ये है प्लस सिग्मा, ये है माइनस सिग्मा। माइनस सिग्मा ये बताएगा कि शीट हमारी निगेटिवली चार्ज है, प्लस सिग्मा हो या ओनली सिग्मा हो ये बताएगा कि हमारी शीट पॉजिटिवली चार्ज है। हमने आपको एक पॉइंट दिया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। बताइए कि पॉइंट नंबर 1, 2, 3 पर इन दोनों शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो एकदम सिंपल है माय डियर स्टूडेंट। आपने कहा यहां एक पॉइंट है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद इसी पॉइंट पर इस निगेटिव चार्ज शीट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो निगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस and this is also be equal to sigma upon 2 epsilon naught। तो प्लस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस शीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी उधर जा रही है उतनी ही इधर आ रही है। देखो यहां पर देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण जितनी उधर गई उतनी ही इधर आ गई, यानी कि इस पॉइंट पर दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से पॉइंट नंबर 1 पर जो नेट रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ थर्ड नंबर पॉइंट पर देख लो, यहाँ पर एक पॉइंट सपोज कर लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण बाहर की तरफ और निगेटिव के कारण शीट के तरफ, और दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के बराबर है, यानी कि मॉड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज, और ये दोनों क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, इस वजह से यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब आपको अंदर पता लगाना है, तो अंदर आपने एक पॉइंट सपोज कर लिया, यहाँ पर आपने कहा पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, दिस इज द E प्लस। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ होने का मतलब कि शीट से दूर जाना, अंदर की तरफ होना मतलब शीट के तरफ आना। अच्छा, यहाँ पर अगर हम निगेटिव चार्ज के कारण देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों की डायरेक्शन अब इस कंडीशन में सेम है, पॉजिटिव के कारण शीट से दूर और निगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के तरफ, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन अब डायरेक्शन भी सेम है। तो नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है और रिजल्टेंट हमको इस कंडीशन में जोड़ने से ही मिलेगा। तो ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया E नेट के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, यानी कि एक प्लस और एक माइनस शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स होगी। क्लियर? तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एनसीईआरटी का क्वेश्चन में ये आपके क्वेश्चन में काम आएगा सॉल्व करने में। चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं दोनों एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं,
उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।